Hello everyone. Today we are going to start a very interesting and new topic, and this topic is related to your partnership and all of you are familiar with this topic. और ये टॉपिक सिर्फ आपका पार्टनरशिप में एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड चेंजिंग प्रॉफिट रेशियो, ये 4 टॉपिक्स में इस टॉपिक का काम आने वाला है, इस 4 चैप्टर्स में टॉपिक का काम आने वाला है बच्चों. सो आज जो हमारा टॉपिक है, एंड द टॉपिक इज गुडविल. गुडविल, उसकी कॉन्सेप्ट एंड उसकी वैल्यूएशन. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे. सो आज के टॉपिक्स में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं आज के सेशन में. लेट्स हैव अ ग्लांस ओवर इट. आज हम लोग जानेंगे कि गुडविल होता क्या है बच्चों, कितने प्रकार के गुडविल होते हैं, और इस गुडविल के वैल्यूएशन हम लोग करेंगे. सो आज का सेशन है गुडविल, meaning, what is its meaning, the concept of goodwill, and how to value the goodwill. So what we'll do, we'll divide the session into 2 parts. In the first part, we'll understand the concept of goodwill, my dear students. We'll understand the concept of goodwill. And the second part, we will understand about the valuation, how to value that goodwill. Correct? So इसी सेशन में in one session we'll do into 2 different parts. So let's begin with the class. So what is goodwill, my dear students? This word is not new to you all. ये आप लोग पहले भी कई बार आप लोगों ने ये वर्ड को सुना है. आप इस वर्ड को सुना है और आपने इस वर्ड को यूज भी किया होगा. अगर हम लोग बात करें गुडविल होता क्या है, तो हम लोग बात करते हैं जनरल टर्म्स में. गुडविल इज अ गुड रेपुटेशन, एक अच्छा नाम जो आप अपने एक अच्छे कर्मों से, अपने ऑनेस्टी से, अपने ऑनेस्ट बिजनेस पॉलिसी से, है ना, सर्विसेज से, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से आपने जो अपने कस्टमर के मन में, आपने कंज्यूमर के मन में अपने कस्टमर के प्रति जो आपने जो विश्वास जगाया है, और उस विश्वास से जब आप अपने पुराने कस्टमर्स को पकड़ कर रखते हैं और साथ ही साथ नए कस्टमर्स भी जनरेट करते हैं, वो अच्छा नाम आपका गुडविल है, माय डियर स्टूडेंट्स. इसलिए आप डेफिनेशन में देखोगे यहां पे कि जब हम लोग गुडविल की बात करते हैं तो बोलते हैं गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन. इट इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ अ फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड इन नियर फ्यूचर. यस, आप जो अपने बिजनेस के लिए अच्छा नाम कमाते हैं ना, वो अच्छा नाम आपको फ्यूचर में क्या जेनरेट करके देता है? प्रॉफिट जेनरेट करके देता है. और वो अच्छा नाम का हम लोग एक वैल्यूएशन करते हैं बच्चों. वो वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं. सो इन वेरी सिंपल सेंस अगर हम लोग बात करें ना, नॉर्मल सेंस, गुडविल इज अ गुड name of the organization, is the reputation of the organization which helps the organization to earn profits in the near future, which helps the organization to generate revenues in the near future, and that is what is goodwill all about. Say my dear students, इसको थोड़ा सा हम लोग और समझते हैं. Let's an example of a coaching institute, right? एक आपके दिल्ली शहर में मुखर्जी नगर बोल करके एक एरिया है जहां पे कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है. करेक्ट? सो लेट्स टेक एन एग्जांपल दैट देयर आर A, B, C, 3 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इन दैट प्लेस. बच्चे, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जो A है उसका साल का इनकम 3 लाख रुपीस है. कोचिंग इंस्टीट्यूट B, उसका साल का इनकम 2.5 लाख है, 2,50,000, और C का साल का इनकम 2 लाख है. Now all the 3 coaching institutes are offering same subject, but ऐसा क्यों मेरे बच्चों कि 3 अलग अलग इंस्टीट्यूट्स का 3 अलग अलग प्रॉफिट्स आ रहे हैं, जबकि तीनों एक ही सर्विसेज और एक ही सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जा रहा है तीनों इंस्टीट्यूट में. ऐसा क्यों? सो बेयर मिनिमम कितना है? 2 लाख रुपया मिनिमम है. अगर हम लोग 2 लाख रुपया को बेंचमार्क ले लें, मतलब अगर मुखर्जी नगर में कोई एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलता है तो उसका साल का तो 2 लाख रुपया इनकम आना ही आना है. उसके लिए उसको कोई उतनी ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मली 2 लाख रुपया आ जाएगा. सो अगर 2 लाख रुपया का हम लोग कट ऑफ समझे, कट ऑफ है वो स्टैंडर्ड है हमारा, तो आप समझिए कोचिंग इंस्टीट्यूट बी एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट ए
वो कितना कमा रहा है 2 लाख से ऊपर? वो 2 लाख से ऊपर कोचिंग इंस्टीट्यूट ए 1 लाख रुपया कमा रहा है और कोचिंग इंस्टीट्यूट बी 2 लाख से ऊपर कितना कमा रहा है? 50,000 रुपया। तो एक जो नॉर्मल ट्रेंड है, उस नॉर्मल ट्रेंड से इंस्टीट्यूट ए एंड बी आर अर्निंग over and above of the normal trend. So if anybody comes and open up a coaching institute in Mukherjee Nagar, उसको 2 लाख रुपया साल का आएगा, उसके लिए परेशान नहीं होनी है, बस उसको सर्विस देते रहना है, पढ़ाना है, 2 लाख रुपया बेर मिनिमम है। बट अगर आप 2 लाख से ऊपर कमा रहे हैं, इंस्टीट्यूट ए 2 लाख से ऊपर कमा रहा है, वो 3 लाख में 1 लाख रुपए ज्यादा कमा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं उस इंस्टीट्यूट का एक अच्छा नाम, एक अच्छा रेपुटेशन के चलते कमा रहा है, जो उसने अपने सर्विसेज के कारण बनाया है। वो जो अपने बच्चों को सर्विसेज दे रहा है, माउथ ऑफ वर्ड हो रही है, वो ना सॉरी आपका वर्ड पब्लिसिटी हो रही है, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हो रही है, और उसके चलते कोच इंस्टीट्यूट ए के पास ज्यादा बच्चे हैं कंपेयर टू अदर्स। सो ये जो लाख रुपया है ना बच्चा, ये जो लाख रुपए जो एक्स्ट्रा कमा रहा है, ये उसका एक्चुअली अगर आप देखोगे तो ये और कुछ नहीं, ये उसके गुडविल के कारण है। और गुडविल एक ऐसा एसेट होता है बिजनेस के लिए जिसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो इंटेंजिबल होता है नेचर में, राइट? बट इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एसेट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। वो दिखता तो नहीं है, लेकिन उसका एक जोरदार इंपैक्ट होता है बिजनेस का फ्यूचर में, बिजनेस का एग्जिस्टेंस में। सो दैट इज व्हाट इज गुडविल ऑल अबाउट। A good name, a good reputation of the organization which helps the business to earn revenue and profit in the near future. इस हम लोग और डिस्कस करेंगे, हम लोग वैल्यूएशन पाएंगे तब। सो ये बच्चों फर्स्ट पार्ट हम लोग पहले समझ गए कि गुडविल क्या है। अब एक और डेफिनेशन है यहाँ पे, अगर आप देखना चाहें एक डेफिनेशन यहाँ पे आता है, गुडविल इज एन इंटैंजिबल एसेट ऑफ अ बिजनेस एस्टैब्लिश्ड बाय एन रेपुटेशन। देखिए, सो एक ऐसा एसेट जिसके लिए आपने किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं किया है, यू हैव नॉट मेड एनी पेमेंट फॉर दिस एसेट, बट दिस एसेट हैज बीन जनरेटेड बाय योर रेपुटेशन एंड दैट रेपुटेशन हैज कम थ्रू योर हार्ड वर्क, गुड वर्क, ऑनेस्ट वर्क। उसके चलते आपने जो रेपुटेशन बिल्ड किया है, उस रेपुटेशन के चलते आपने एक एसेट बिल्ड कर लिया और वो एसेट दिख नहीं रहा है आपको। दैट्स व्हाई गुडविल इज एन इंटैंजिबल एसेट। सो ये भी एक डेफिनेशन है अगर आप गुडविल को समझना चाहें। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, कितने प्रकार के गुडविल होते हैं बच्चे? 2 प्रकार के गुडविल होते हैं। पहला परचेज गुडविल। अब आप सोचते होंगे गुडविल बिकता है क्या, हम लोग गुडविल खरीद सकते हैं? अच्छा, कोई ऐसा दुकान है जहां पे हम लोग बोलेंगे भाई मेरा नाम खराब हो गया है, मेरे को 500 ग्राम ना अच्छा नाम दे दो तो थोड़ा सा, भाई मेरा रेपुटेशन खराब हो गया है, मेरे को एक काम करो ना 250 ग्राम मेरे को रेपुटेशन दे दो। इज इट ऐसा होता है क्या गुडविल बिके कहीं पे? तो इंटैंजिबल है, तो फिर हम लोग खरीदेंगे कैसे? बच्चा, गुडविल खरीदा जाता है कब? एक एग्जांपल देते हैं। जब एक बिजनेस दूसरा बिजनेस को टेक ओवर करता है, जब एक बिजनेस दूसरा बिजनेस को खरीदता है, तो आप उस बिजनेस के साथ साथ आप उस बिजनेस के तो एसेट्स खरीद रहे हैं, करेक्ट? आप उसका प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग तो ले रहे हैं, बट उस बिजनेस का एक इंटैंजिबल एसेट, और उस इंटैंजिबल एसेट का नाम है गुडविल, आप उसको भी खरीद रहे हैं। आप जब एक बिजनेस को टेक ओवर करते हैं, आप एक जब बिजनेस को खरीदते हैं, तो आप उस बिजनेस के सारे एसेट के साथ साथ उस बिजनेस का रेपुटेशन भी खरीद लेते हैं। एंड दैट इज व्हाट परचेज गुडविल इज ऑल अबाउट। सो व्हेन यू बाय अ बिजनेस, व्हेन अ बिजनेस इज टेकिंग ओवर अनदर बिजनेस, एक फर्म दूसरा फर्म को टेक ओवर कर रहा है, सो दैट टाइम यू कैन बाय द गुडविल ऑफ दैट फर्म, जो फर्म बिक रहा है, जिसको आप खरीद रहे हैं। दूसरा टाइप ऑफ गुडविल होता है नॉन परचेज गुडविल। ये गुडविल हम लोग खरीदे नहीं है, हम लोग किसी और का गुडविल नहीं करते। सो फॉर एग्जांपल, अगर कल को से फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज, राइट, रिलायंस इंडस्ट्री अगर जस्ट फॉर से रिलायंस इंडस्ट्री अगर अदानी इंडस्ट्री को खरीदता है, टेक ओवर करता है, सो रिलायंस इंडस्ट्री जब अदानी इंडस्ट्रीज को खरीद रहा है, तो अदानी इंडस्ट्रीज के एसेट्स तो ले रहे हैं, लाइबिलिटीज भी ले रहे हैं, बट वो अदानी इंडस्ट्री का जो अच्छा नाम है, जो रेपुटेशन है, उसको भी ले रहा है। जब टाटा ने एयर इंडिया को खरीदा अभी हाल फिलहाल में, तो टाटा ने एयरलाइंस के, एयर इंडिया के जो एसेट्स थे, टैंजिबल एसेट्स थे, वो तो लिए हैं, बट एयर इंडिया का एक नाम भी तो है। एक एयर इंडिया का इतना पुराना एयरलाइंस, उसका एक नाम भी था, उसकी ब्रांड वैल्यू थी, उसको भी टाटा ने खरीदा,
राइट? सो एट दिस जब ऐसा तरह का जब ट्रांजैक्शन होता है, एक बिजनेस दूसरा बिजनेस को टेक ओवर कर रहा है, तो उस समय में गुडविल खरीदा जाता है। और एक होता है नॉन परचेस गुडविल, मैंने किसी का गुडविल नहीं खरीदा। टाटा ने एयर इंडिया को खरीदा तो टाटा ने एयर इंडिया का गुडविल खरीदा। लेकिन अगर टाटा बोलता है कि नहीं, टाटा खुद अपना एक एयरलाइंस बनाएगा, टाटा खुद अपना एयरलाइंस बनाएगा, टाटा एयरलाइंस, और टाटा एयरलाइंस क्या करेगा, अपना मेहनत से ओवर द इयर्स 5 साल 10 साल में टाटा एयरलाइंस अपना मेहनत से अपने सर्विसेज के कारण उसने अपना एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर लिया और उसने अपना एक अच्छा नाम क्रिएट कर लिया। वो सेल्फ जेनरेटेड गुडविल हुआ बच्चा, ये हुआ आपका सेल्फ जेनरेटेड गुडविल। जब आप अपने मेहनत से, अपने कर्मों से, है ना, आप जब अपना लिए खुद का नाम बनाते हो, जिसे करियर लॉन्चर, करियर लॉन्चर अपने आप में एक ब्रांड है। करियर लॉन्चर ने ओवर द 25 इयर्स पीरियड में अपने लिए एक अच्छा नाम बनाया है और इसलिए आप लोग करियर लॉन्चर के नाम पे ट्रस्ट करते हैं। और ये करियर लॉन्चर ने किसी गुडविल खरीदा नहीं, 25 साल लगे हैं करियर लॉन्चर को ये गुडविल बनाने में, और ये करियर लॉन्चर का सेल्फ जेनरेटेड गुडविल है, माय डियर स्टूडेंट। So I hope you have understood the difference between the purchase and non-purchase goodwill. So these are the basically two types of goodwill जो होते हैं, types of goodwill. I hope this is clear. अब आता है कि valuation of goodwill. ये valuation क्या है सर? भैया valuation of goodwill कुछ नहीं है, जब आप अपना अच्छा नाम को, है ना, जैसे मैंने कहा goodwill is the reputation, correct? A good reputation मैंने कहा, जब इस reputation को आप मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, जब आप उसको मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं बच्चों, सो वो मॉनेटरी वैल्यू, आपका रेपुटेशन का मॉनेटरी वैल्यू इज नथिंग बट दिस मॉनेटरी वैल्यू इज गुडविल। सो देयरफॉर हम लोगों को गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। सो क्या है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल? मतलब आपका जो अच्छा नाम है, अगर मोटा मोटी शब्दों में समझा जाए, इन शॉर्ट समझा जाए, आपका जो अच्छा नाम है, उस अच्छा नाम का कीमत क्या है मार्केट में, उस अच्छा नाम का वैल्यू क्या है मार्केट में, उस अच्छा नाम का मॉनेटरी वैल्यू क्या, जब उसको आप कन्वर्ट करते, जब उसको आप एक्सप्रेस करते हैं इन मॉनेटरी टर्म्स। So good name, a good name of the organization being expressed in the monetary terms is nothing but it's the valuation of goodwill. समझ में आ गया? अब why? The question is why do we need to value goodwill? Goodwill की वैल्यूएशन की क्यों जाती है? So बच्चों, goodwill की वैल्यूएशन का कारण 3 होता है। किसी भी तरह के, जब भी आप देखोगे ना, जब भी पार्टनरशिप के अग्रीमेंट में, पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है बच्चों के, पार्टनर्स के बीच में बच्चों, एक ऐसा रिलेशनशिप जो अग्रीमेंट के कारण जन्म लिया है, और जब उस अग्रीमेंट में किसी तरह का बदलाव आएगा तो आपको गुडविल की वैल्यूएशन करने की जरूरत पड़ सकती है। और वो बदलाव कब आता है? जब एक नया पार्टनर फर्म में आता है। तो बच्चा, जब एक नया पार्टनर फर्म में आता है, आप समझिए 2 पार्टनर है, ए और बी, करेक्ट, और एक सी, एक नया पार्टनर फर्म में आ रहा है। तो जब एक नया पार्टनर बच्चों फर्म में आता है, तो इस नया पार्टनर के लिए पुराने पार्टनर को अपना शेयर सैक्रिफाइस करना पड़ता है, करेक्ट। ये लोग ने जो अपना मेहनत से जो नाम बनाया है, इन लोगों ने जो अपना मेहनत से एक गुडविल क्रिएट किया है, एक अच्छा नाम क्रिएट किया है बच्चों, इस नाम में ये भी हिस्सेदार हो जाता है, ये भी मजा लेगा, ये भी इंजॉय करेगा इनके अच्छे नाम को। इसीलिए इनको एक कंपनसेशन अमाउंट लेकर आना पड़ता है, जिसे आप लोग प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से जानते थे, करेक्ट। सो इस कंपनसेशन अमाउंट लेकर आना पड़ता है, क्योंकि पुराने पार्टनर्स ने ये नया पार्टनर के लिए कुछ ना कुछ शेयर सैक्रिफाइस किया, उन्होंने अपने बनाए हुए नाम पे इनको हिस्सेदारी दिया। सो देयरफॉर इनको एक अमाउंट लेकर आना पड़ेगा उनको कंपनसेट करने के लिए। ये आप लोग एडमिशन चैप्टर में देखे होंगे, राइट। उसी तरह रिटायरमेंट, जब एक पार्टनर फर्म छोड़कर जाता है, अगर मान लीजिए ए बी सी 3 पार्टनर, ये अगर फर्म छोड़ के जाएगा तो ये बोलेगा भाई मैंने भी मेहनत किया था गुडविल को जनरेट करने के लिए, रेपुटेशन बनाने के लिए, अब उस रेपुटेशन का तुम लोग मजा मारोगे, तुम लोग इंजॉय करोगे। ए और बी को बोलता है ऐसे, तो भैया मेरा वाला हिस्सा मेरे को दे दे,
मेरा जो रेपुटेशन जो मैंने कंट्रीब्यूट किया, तो मेरे को उसका वैल्यू मेरे को दे दो, मैं लेके चला जाता हूं, मैं छोड़ के नहीं जाने वाला। करेक्ट? सो आई एम लिविंग दैट गुडविल विथ द रेपुटेशन। मैं तो रेपुटेशन अपने पॉकेट में डाल के नहीं जा सकता ना, तो इंटेंजिबल है। बट उस रेपुटेशन को तो भैया आप लोग मजा मारोगे, तो मेरे को कुछ वैल्यू दे दो। सो उस समय में हम लोगों को गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है, ताकि जो पार्टनर जा रहा है उसका शेयर ऑफ गुडविल उसको दे दिया जाए। तो जब कोई पार्टनर आ रहा है जा रहा है तब तो होगा ही। और जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, अगर मान लीजिए पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा, तो उस चेंज और उस बदलाव के कारण कुछ पार्टनर गेन करते हैं और कुछ सैक्रिफाइस करते हैं। तो जो पार्टनर का सैक्रिफाइस हो रहा है, उनका शेयर कम हो रहा है, उनका सैक्रिफाइस को कॉम्पनसेट करने के लिए हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, क्योंकि गुडविल के आधार पे उनका कंपनसेशन अमाउंट कैलकुलेट किया जाता है। ये डिटेल डिस्कशन इच डिफरेंट टॉपिक्स में होंगे। अभी हम लोग का फोकस है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पे इस सेशन पे, तो इसलिए हम इस पे जरा डिटेल नहीं जा रहे, आई जस्ट गिविंग अ ब्रीफ आइडिया। मूविंग ऑन, मेथड्स ऑफ गुडविल, सॉरी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, राइट। पहला मेथड आता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, राइट। अंडर दिस मेथड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल? गुडविल का वैल्यू है एवरेज प्रॉफिट, यहां पे हम लिख रहे हैं बच्चों, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। जो लोग इस साल CUET में अपेयर कर रहे हैं, आप लोग ने जब क्लास 12 की प्रिपरेशन की है, तो आप लोगों को पता होगा कि ये गुडविल में हम लोग जब निकालते हैं तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज मल्टीप्लाई होता है। अब आप लोग सोचो कि ये नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज का मतलब क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज का मतलब ये होता है कि आपने जो ऑन एन एवरेज जो प्रॉफिट आपने कमाया है पिछले सालों में, से फॉर एग्जांपल लास्ट 5 years का एवरेज प्रॉफिट। सो इन द लास्ट 5 years एक फर्म 50,000 रुपया करके ऑन एन एवरेज कमाया है, 5 साल का टोटल नहीं, 5 साल का एवरेज। ये 50,000 रुपया फर्म और कितने सालों तक एक्सपेक्ट कर सकता है कमाते रहने के लिए? So till how many years a firm is expecting that firm will continue to earn a profit of rupees 50,000? So that number of years is nothing but that is called number of year of purchase. So अगर पिछले 5 सालों में मैंने ऑन एन एवरेज 50,000 रुपया कमाया है, और मेरा अनुमान है, मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मैं और 3 सालों तक 50,000 रुपया कमा सकता हूं, उस नाम के बलबूते पे जो नाम मैंने बनाया है, करेक्ट? उस नाम के बलबूते पे जो नाम मैंने बनाया है, पिछले 5 सालों पे मैंने उस नाम पे 50,000 रुपया करके ऑन एन एवरेज कमाया, और फ्यूचर में मैं और 3 साल तक अगर मैं कुछ भी ना करूं, तो जो मैंने गुडविल जनरेट करके रखा है, जो मैंने अच्छा नाम बनाकर रखा हुआ है, उस नाम से अगर मैं कुछ भी ना करूं, तो मैं उस नाम से मैं और 3 साल तक 50,000 रुपया करके कमा सकता हूं। यानी कि मेरा उस नाम का वैल्यू कितना हो गया? आज उसका वैल्यू कितना है? आज उसकी वैल्यू होगी 1,50,000। सो देयरफॉर आज उस गुडविल की वैल्यू हो गई 1,50,000 रुपया। आज मेरा अच्छा नाम का वैल्यू हो गया 1,50,000। अंडरस्टूड माय डियर स्टूडेंट? जो नाम का वैल्यूएशन कर रहे हैं ना हम लोग, रेपुटेशन का वैल्यूएशन कर रहे हैं ना, तो कैसे करेंगे? उस रेपुटेशन के चलते मेरे को आने वाला साल में मैं कितना एक्सपेक्ट कर रहा हूं कमाना, करेक्ट? अगर मैं आने वाले साल में 3 सालों तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 3 सालों तक मैं लाख रुपया करके कमाऊंगा इस नाम से, तो आज मेरा उस नाम का वैल्यू कितना हो गया? 3 लाख, क्योंकि ये नाम हमको फ्यूचर में 3 लाख रुपया का बेनिफिट देगा। सो आज उस नाम का वैल्यू क्या है? आज उस नाम का वैल्यू हो गया 3 लाख रुपए। सो हम लोग पास्ट ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं, लास्ट ईयर का एवरेज निकालकर उसको नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर दो, आपको एवरेज प्रॉफिट मिल जाता है। नेक्स्ट आता है बच्चों सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या होता है सुपर प्रॉफिट मेथड? ये सुपर प्रॉफिट क्या है बच्चों? एक्चुअली जानते हो, टेक्निकली हम तुमको बताते हैं, गुडविल का सिर्फ एक ही मेथड होता है, सुपर प्रॉफिट मेथड, टेक्निकली। क्योंकि एक्चुअली द प्रॉफिट जो हम लोग नॉर्मल ट्रेंड से ऊपर कमाते हैं ना, वो गुडविल के कारण आता है। इस पर हम लोग कभी डिस्कशन करेंगे, बट आज के क्लास में हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि आई वांट टू फोकस ऑन द वैल्यूएशन पे, उस पर सम्स भी हम लोगों को करना है इसी सेशन पे। हम एग्जांपल देते बच्चों, मैंने एक स्वीट शॉप का एग्जांपल लिया यहाँ पे। तो एक यहाँ पे स्वीट शॉप है, स्वीट शॉप ए, स्वीट शॉप बी,
एंड स्वीट शॉप सी। जैसे कि मैंने कहा कि एक स्वीट शॉप ए का 3 लाख, इसका 2 लाख और इसका 1 लाख रुपया का प्रॉफिट होता है। अब ध्यान से समझिए, तीनों मिठाई बेच रहे हैं और तीनों में लगभग सेम वैरायटीज ऑफ स्वीट्स बिकता है। लेकिन ये जो पहला वाला है स्वीट शॉप ए, उसका साल का रेवेन्यू, साल का प्रॉफिट बोलो, रेवेन्यू नहीं बोलेंगे, प्रॉफिट 3 लाख रुपए का है, इसका 2 लाख का है और इसका 1 लाख रुपया का है। अगर 1 लाख रुपया को हम लोग बेंचमार्क समझ लें, नीचे समझ ले, बेंचमार्क समझ ले उसको हम लोग बच्चों, मतलब कोई भी अगर एक मिठाई का शॉप खोलता है उस एरिया में तो लाख रुपया साल का आएगा। सो लाख रुपया साल का आएगा बच्चों। सो देयरफॉर यहां पे समझिए, सो ये आपका एक कट ऑफ हो गया, करेक्ट, लाख रुपया। लाख से ऊपर जो कमाया गया, इसका कितना ऊपर कमाया गया, 2 लाख, इसका कितना रुपया कमाया गया, 1 लाख, ये एक्चुअली इसको सुपर प्रॉफिट बोलते हैं हम लोग। मतलब द प्रॉफिट अर्नड ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट। सो एनीबडी ओपन्स अ स्वीट शॉप इन एन लोकेलिटी ऑफ योर लोकेलिटी, आप जिस जिन शहरों में आप है, आप इमेजिन कर लीजिए कि आपके शहर में अगर आप भी कल को अगर मिठाई की दुकान खोलते हैं तो लाख रुपया तो आपका रखा हुआ है, ये रखा हुआ है लाख रुपया आपका महीना साल का। सो दिस 1 लाख रुपीज इज देयर, बट so this it means this is a normal trend of the market, this is a normal trend of the market, normal return from the market. But if any sweet shop is earning more than 1 lakh rupees, अगर वो नॉर्मल ट्रेंड से ऊपर चला गया, ए चला गया 2 लाख ऊपर, बी चला गया लाख रुपया और ऊपर चला गया, राइट? तो ये जो नॉर्मल ट्रेंड से लोग ऊपर जा रहे हैं, जरूर इनकी मिठाइयों में कुछ अलग ही मिठास होगी। आया ना? अग्री करते हो ना मेरे साथ? अग्री करते हो ना मेरे साथ? इनके मिठाइयों में कुछ तो अलग बात होगी। क्यों हम लोग कभी बोलते भाई वहां से मिठाई लेना, उसकी मिठाई अच्छी है। मिठाई तो सब बेच रहे हैं, पर उसके पास जा भाई, उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, वो ईमानदार है। इट मीन्स दिस इज हिज रेपुटेशन दैट ही हैज बिल्ट, और उस रेपुटेशन के चलते इज अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट, जो बाकियों से ज्यादा है, जो मार्केट ट्रेंड से ज्यादा है, एंड दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट माय डियर स्टूडेंट्स। सो व्हाट इज सुपर प्रॉफिट माय डियर स्टूडेंट्स? सुपर प्रॉफिट का अगर फॉर्मूला देखेंगे तो एवरेज प्रॉफिट जितना हम लोगों ने कमाया है माइनस जितना हमें कमाना चाहिए था, जो नॉर्मल ट्रेंड है, नॉर्मल प्रॉफिट, इससे आपको मिल जाता है सुपर प्रॉफिट। ये आपको सुपर प्रॉफिट दे देता है। और आप गुडविल कैसे निकालोगे? गुडविल निकालोगे सुपर प्रॉफिट, आप गुडविल निकालोगे सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। यस एग्जैक्टली, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। मतलब आप जो ये एक्सेस कमा रहे हो, आपने जो ये एक्सेस कमाया, ये एक्सेस आप और कितने सालों तक कमा सकते हैं। आप जो नॉर्मल बिजनेस का ट्रेंड है, नॉर्मल मार्केट का जो रिटर्न है, उस रिटर्न से आप ज्यादा कमा रहे हो। जहां बाकी लोग लाख रुपया 1.5 लाख रुपया साल का आना चाहिए मिठाई की दुकान से, आपका 2.5 से 3 लाख रुपया मिठाई की दुकान से साल का आ रहा है। तो ये जो एक्सेस आपके पास आ रहा है, ऑब्वियसली आपके नाम के कारण आ रहा है, करेक्ट? तो ये जो नाम आपने बनाया है, इस नाम को और कितने सालों तक एंजॉय करोगे? तो वो हो गया आपका नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो मैं 2 साल तक एंजॉय करूंगा इस नाम को, और मेरा एक्सेस प्रॉफिट कितना आ रहा है? 2.5 लाख, 2 लाख, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो। सो द एक्सेस प्रॉफिट दैट यू हैव अर्न्ड, राइट, ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट इनटू द नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, कि और कितने साल तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये एक्सेस प्रॉफिट कमाते रहने के लिए। दैट विल गिव यू बच्चों योर गुडविल, करेक्ट? दैट इज गुडविल। सो अंडर द सुपर प्रॉफिट मेथड, क्लियर है? सो ये आपका फॉर्मूला हो गया, एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, आपको सुपर प्रॉफिट मिलेगा, और गुडविल कैसे निकलेगा? सुपर प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर परचेज। कभी कभी बच्चों आपको नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया रहता है फॉर्म में, क्वेश्चन में। अगर नॉर्मल प्रॉफिट आपको नहीं दिया रहेगा तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है NRR,
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये दिया रहता है क्वेश्चन में कि अगर एक बिजनेस, अगर आप एक लोकेलिटी पे, एक मार्केट में अगर आप एक कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो जैसे फॉर एग्जांपल कपड़ा का दुकान आप स्टार्ट करते हो या मैंने कहा मिठाई की दुकान स्टार्ट करते हो, तो आप जितना भी इन्वेस्टमेंट करते हो आपको उसका 10% मिलेगा या 20% का मार्जिन है, करेक्ट। सो नॉर्मल एक बिजनेस आपको एक नॉर्मल सिचुएशन में एक आपको रिटर्न देता है। अगर मैं कपड़ा का बिजनेस में 10% का रिटर्न है फॉर एग्जांपल, मतलब आप 20 लाख रुपए डालोगे तो 10% तो नॉर्मली आ ही जाएगा, मतलब 2 लाख रुपया साल का तो कमा ही लोगे। दैट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, क्लियर। सो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू कितना कैपिटल लगाया गया है, इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड। सो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज व्हाट इज योर नॉर्मल प्रॉफिट। सो अगर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया तो कैसे निकालोगे, कितना कैपिटल लगा हुआ है, राइट। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, इसका सिंपल फॉर्मूला है एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल। सिंपल रखने के लिए भी बताते हैं, एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल। तो ये आपको कैपिटल निकल जाएगा और इससे आप मल्टीप्लाई करोगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एंड देन यू विल गेट द नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा। सो जैसे मैंने कहा यहाँ पे एक स्वीट शॉप था, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, थर्ड मेथड आता है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें बच्चों हम लोग कैपिटलाइज करते हैं एवरेज प्रॉफिट को और कैपिटलाइज करते हैं हम लोग सुपर प्रॉफिट को। अब आप लोग सोचते होंगे सर ये कैपिटलाइजेशन क्या है। अगर इसको हम आपको सिंपल शब्दों में कहें, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है नंबर 1 कि आपने जो एवरेज प्रॉफिट कमाया, आपने जो एवरेज प्रॉफिट कमाया, इस प्रॉफिट को कमाने के लिए, इस प्रॉफिट को कमाने के लिए आपको कितना कैपिटल डालना चाहिए था। समझे बात। बिकॉज हमको पता है कि हम कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम कुछ कैपिटल डालते हैं, उसका हमको एक रिटर्न मिलता है, राइट। और ये होता है मेरा प्रॉफिट, राइट। ये मेरा एक अमाउंट आ गया। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑन एन एवरेज पिछले 5 सालों में 50,000 रुपया कमा रहे हो, ऑन एन एवरेज पिछले 5 सालों में आपने 50,000 रुपया करके कमाया, एवरेज है आपका, ठीक है। यहां पे हम आपको समझाते हैं। सो मान लीजिए एक फर्म का एवरेज प्रॉफिट 50,000 है, ठीक है। एक जीरो मैंने काट दिया है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है एंड दैट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। सो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, क्लियर। एसेट्स आपको दिए हुए हैं 5 लाख और लायबिलिटी आपको दिया हुआ है 2 लाख, ठीक। अब ध्यान से समझिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में क्या होता है, मतलब आपको अपना एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज करना इसका मतलब समझे बच्चों कि आपने जो प्रॉफिट कमाया है, आपने जो प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट के अनुसार फर्म का कैपिटल कितना होना चाहिए, करेक्ट। तो कैसे निकालेंगे, जो भी एवरेज प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय जो आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है इनटू 100, करेक्ट। मतलब समझिए, आई नो 10% ऑफ समथिंग इज 50,000, सो 10% ऑफ समथिंग इज 50,000, तो 100% कितना होगा वो कन्वर्ट कर लिया, कितना आया बच्चों 5 लाख रुपीस आ गया। सो आपने जो प्रॉफिट कमाया उसके अनुसार आपका कैपिटल कितना होना चाहिए था, उसके अनुसार आपका कैपिटल होना चाहिए था 5 लाख। लेकिन अगर आप एक्चुअली देखेंगे तो एक्चुअल कैपिटल आपका फर्म में 5 लाख नहीं है। कैसे पता चला, देखिए एसेट माइनस लायबिलिटी करके देखिए, एसेट है आपके 5 लाख, लायबिलिटी है आपका 2 लाख और आपका कैपिटल आ गया 3 लाख, यानी कि फर्म में एक्चुअल कैपिटल 3 लाख है। और आपको यहां पे बताया गया है, हम लोग जो निकाले हैं अभी यहां पे, किसके आधार पे, जो प्रॉफिट हमने कमाया है उस प्रॉफिट के आधार पे, उस प्रॉफिट के आधार पे मेरा कैपिटल कितना होना चाहिए 5 लाख, लेकिन यहां पे मेरा कैपिटल कितना है बच्चों 3 लाख। तो ये 2 लाख रुपया दिख नहीं रहा है,
ये 2 लाख। अच्छा एक चीज आप लोग समझिए बच्चा, कैपिटल क्या होता है, ध्यान से समझो। एसेट माइनस लायबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल, हम लोग क्लास 11 में सीखे हैं। क्या हम बोल सकते हैं कैपिटल इज नथिंग बट इट इज माई नेट एसेट्स, बोल दें हम? मतलब आपके एसेट्स के ऊपर से जो ऑब्लिगेशन है लाइबिलिटीज की, उसे हटा देने के बाद जो बचता है उसे हम लोग कैपिटल कहते हैं, यानी कि नेट एसेट्स कहते हैं। करेक्ट। कैपिटल इज द एक्सेस ऑफ द एसेट ओवर द लाइबिलिटीज। इस फॉर्मूला से तुमको यही समझ में आ रहा है। सो मेरा जो यहाँ पे कैपिटल नजर आ रहा है 5 लाख, जो मैंने प्रॉफिट कमाया उस हिसाब से। एक्चुअल कैपिटल मेरा कितना है, 3 लाख। सो मैंने जो प्रॉफिट कमाया है 50,000 का, उस हिसाब से मेरा नेट एसेट्स कितना होना चाहिए था, 5 लाख। बट यहाँ पे नेट एसेट्स कितना आ रहा है, 3 लाख। इसका मतलब 2 लाख रुपया का और एसेट्स मेरा फर्म में है जो मुझे दिख नहीं रहा है, और यही वो एसेट है जो मुझे दिख नहीं रहा है, इंटेंजिबल इन नेचर, एंड दैट इज नथिंग बट दैट इज योर गुडविल। समझ में आया बच्चों? दैट इज योर गुडविल। सो इस तरह से हम लोग करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सिमिलरली हम लोग यहां पे कर सकते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसमें बहुत सिंपल है, आप पहले सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो। सो दैट इज, पहले हमने सुपर प्रॉफिट निकाला। सो सुपर प्रॉफिट इज एवरेज, हम लोग अभी जस्ट देखे थे, माइनस नॉर्मल। हो गया बच्चों? सो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर है? एकदम क्लियर है। अब क्या करना है, मान लीजिए एवरेज आपका 1 लाख है और नॉर्मल आपका होना चाहिए था 20,000 या 80,000 चलिए होना चाहिए था। करेक्ट। और आपको बताइए कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। सो 1 लाख रुपया आपने ऑन एन एवरेज कमाया है, जबकि आपको कमाना चाहिए था 80,000। तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना हो जाता है बच्चों, 20,000। ये वो प्रॉफिट है जो आप अपने रेपुटेशन के चलते कमा रहे हैं। क्लियर? हायर आइए, हम लोग डिस्कस किए थे। ये वो प्रॉफिट है जो आप अपने रेपुटेशन के चलते कमा रहे हैं, अच्छे नाम के चलते कमा रहे हैं। क्योंकि नॉर्मली अगर आप बिजनेस करते हैं, राइट, मिठाई की दुकान अगर खोलते हैं, तो कोई भी मिठाई की दुकान अगर खोल ले आपके लोकेलिटी में, तो उसे साल का 80,000 रुपए तो मिल जाएगा। बट आपको कितना मिला, 1 लाख रुपया। तो आपने 20,000 रुपया नॉर्मल मार्केट ट्रेंड से ज्यादा कमाया। इस 20,000 कमाने के लिए आपने कोई टैंजिबल एसेट नहीं डाला। आपने इस 20,000 रुपये को कमाने के लिए कोई और नया एसेट्स इन्वेस्टमेंट नहीं किया, बल्कि इस 20,000 रुपये को कमाने के लिए आपने मेहनत करी, ईमानदारी करी, क्वालिटी ऑफ सर्विस दिया, और रेपुटेशन के चलते आप ये 20,000 रुपया कमा रहे हैं। अब सोचो, अगर इस 20,000 को कमाने के लिए अगर आपको कोई एसेट इन्वेस्टमेंट करना पड़ता, राइट, तो आपको कितना पैसा डालना पड़ता? क्योंकि हमको पता है कि हम जितना भी इन्वेस्टमेंट करेंगे हम उसका कितना कमाएंगे, 10% कमाएंगे, क्योंकि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मिठाई की दुकान में 10% का है। तो अगर समथिंग का 10% 20,000 है, करेक्ट, वो समथिंग कितना होगा, 20,000 बाय 10 इंटू 100, दैट इज 2 लाख। अब समझिए बच्चों, ये जो 2 लाख रुपया निकला, क्या निकला? ये 2 लाख रुपया आपका और कुछ नहीं बल्कि गुडविल का वैल्यू निकला। आप बोलोगे सर ये गुडविल कैसे हो गया? समझो, आपने जो इन्वेस्टमेंट करा है उसके अनुसार आपको 80,000 रुपया साल का कमाना चाहिए था, ये नॉर्मल है। बट आपने कमाया लाख रुपया साल का, यानी कि साल का आपने एक्सेस कितना कमाया, 20,000। ये 20,000 रुपये एक्सेस कमाने के लिए अगर आपको कैपिटल डालना पड़ता, दैट इज कैपिटलाइजेशन। ये 20,000 रुपया एक्सेस कमाने के लिए अगर कैपिटल डालना पड़ता तो कितना डालना पड़ता? तो इस 20,000 रुपये को कमाने के लिए आपको कैपिटल डालना पड़ता और 2 लाख। लेकिन क्या आपने 2 लाख रुपया डाला था? क्या आपने 2 लाख रुपया किसी टैंजिबल एसेट में इन्वेस्टमेंट किया था? नहीं। आपने ये 2 लाख रुपया का रेपुटेशन बनाया है, और इस रेपुटेशन के चलते आपको 20,000 रुपया का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है। एंड हेंस दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू that this 2 lakh rupees is goodwill. So what is capitalization of average profit? Nothing. Super profit. सुपर प्रॉफिट निकालना है और उस सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है। मतलब आपको यह जानना है कि यह सुपर प्रॉफिट जो मैंने कमाया है अपने अच्छे नाम से, अगर इसके लिए हमको पैसा डालना पड़ता, कैपिटल डालना पड़ता, तो कितना डालना पड़ता? वो जो वैल्यू निकलेगा दैट विल बी योर गुडविल।
So I hope that you all have understood the concept of goodwill and the valuation of goodwill, my dear student. 4 different methods we have done the valuation of goodwill. एक और मेथड है वेटेड एवरेज मेथड है, बट उसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, एवरेज मेथड से लिंक्ड है, उसको हम लोग कर लेंगे. इन द नेक्स्ट सेशन आई एम गोइंग टू टेक फ्यू एग्जांपल्स, फ्यू सम्स एंड गोइंग टू सॉल्व इट. आज का सेशन सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे था, राइट? ऑल्दो as we decided, we have discussed that we will be doing few sums, but ये जो मैंने आपको sums अभी जो एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, आई होप कि ये sums आपके लिए, ये एग्जाम्पल्स, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स आपको जो थोड़ा सा बताया है, आइडिया दिया एक्सप्लेन करने के लिए, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया है. इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू सॉल्व फ्यू MCQs which will make your concepts more clear, और आपको बताएंगे कि आप CUET के एग्जाम में किस तरह से इसे अप्रोच करेंगे. So thank you once again, all of you. Take care and bye bye.